नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं टैरिफ की। जो ये टैरिफ का सारा खेल चल रहा है, इसकी बात करने जा रहे हैं। जो बार-बार अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है अपने टैरिफ की, इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है? और इस टैरिफ का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है भारत पे? इससे बचने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए मैं बताऊँ आपको, ये कहानी कोई एक बार की नहीं है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप है, ये खत्म हो जाएँगे तो ये चले जाएँगे, दूसरे आ जाएँगे, तो हमें नहीं करना। हमें इसका परमानेंट इलाज ढूँढना है इन चीज़ों का। कैसे? जैसे चाइना ने ढूँढा है। जैसे चाइना ने ढूँढा है, इसी तरीके से हमें ढूँढना है। हमें कैसे ढूँढना है? देखिए, आपने देखा जब टैरिफ का ये सारा ड्रामा चला पूरे टैरिफ का, तो पूरे विश्व में सिर्फ़ एक ही देश है चाइना, जिसने बैक टू बैक चाँटा मारा इनके गाल पे। इन्होंने 25 ठोका, उनने 25 ठोका। इन्होंने 50 करा, उसने 50 करा। और हार के नतीजा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को हाथ जोड़ने पड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप को बैक फुट पे आ गया। उसने कहा, "भाई, बात कर लो, निपटाओ इस फैसले को।" क्यों? क्योंकि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है, उसके पास एमएसएमई की वो पावर है, जिसके दम पे वो अपना माल कहीं भी बेच सकता है। उसके लिए ये फाउंडेशन नहीं है कि वो अमेरिका ही बेचेगा, उसका प्रोडक्ट इतना सस्ता है कि पूरे विश्व में बिकेगा, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करता है वो। और बहुत सारी चीजें उसके पास ऐसी हैं, रिसर्च ऐसी है उसके पास, ऐसे ऐसे लोग हैं उसके पास, ऐसे ऐसे उसके पास प्रोजेक्ट हैं कि जो कोई और कर ही नहीं सकता, जिसकी वजह से अमेरिका को उससे दबना पड़ा और अमेरिका को उससे नेगोशिएशन करना पड़ा। आप ये देखिए ना, जब चाइना ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने डबल टैरिफ ठोका उस पे। लेकिन चाइना उससे डरा नहीं, चाइना ने उससे कोई बात नहीं करी। चाइना ने भी उसके बराबर टैरिफ ठोका उस पे। और हाल ही में हुआ क्या? उसके ही देश में उसके ही अपने लोग उसके विरोध में खड़े हो गए। आप देखेंगे चाइना से जो नेगोशिएशन कराने में सबसे बड़ा रोल था एलन मस्क का। क्यों था? क्योंकि जो उसके बिज़नेस पार्टनर हैं, जो वहाँ देश को चला रहे हैं, जो इकोनॉमी चला रहे हैं वहाँ की अमेरिका की, वो लोग चाइना से व्यापार कर रहे हैं। और अगर चाइना से बिगाड़ लेंगे तो उनका व्यापार खत्म हो जाएगा। तो जब उनका व्यापार खत्म हो जाएगा, तो देश की इकोनॉमी अपने आप डूबेगी। और यही प्रेशर ट्रंप पे काम करा और उसने चाइना पे दबाव बनाने की वजह अपने देश पे दबाव बनाया वहां के बिजनेसमैनों ने, और वो डील सेटल करवाई। यही सारी चीजें हमारे देश को समझनी चाहिए। अभी आपने बयान सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि सुनने में आया है कि भारत ने रूस से तेल और जो भी जरूरी ऑयल वगैरह, गैस वगैरह ले रहे थे, वो सब बंद कर दिया है। बोले बहुत अच्छी बात है। ऐसा उसका बयान आया। उसके बयान आने के जस्ट बाद ही जो भारत का मेन चैनल है एएनआई करके, उसकी तरफ से एक न्यूज आई, उन्होंने खंडन करा साफ साफ कि भारत किसी भी तरह की ऐसे व्यापार पे पाबंदी नहीं लगा रहा है। अच्छी बात है, भारत का बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है ये, बहुत अच्छा जवाब दिया भारत ने अमेरिका को कि हम आपके दबाव में नहीं आएंगे। और यही हम चाहते हैं भाई, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जब, इतना बड़ा देश है हमारा, 150 करोड़ लोग हैं हम, तो हम क्यों दमे किसी से? कब तक हम अमेरिका की सुनते रहेंगे? कब तक अमेरिका के दबाव में रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? देखिए एक चीज बताइए, हम लोग अपने यहाँ सबसे बड़ी बैकबोन जो है, जो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, पुश कर रही है, वो है एमएसएमई। एमएसएमई के लिए सरकार पॉलिसी तो बहुत बना रही है, लेकिन कितनी पॉलिसी का एग्जीक्यूशन हो रहा है? एग्जीक्यूट नहीं होने की वजह से कितने एमएसएमई हमारे नीचे रह जा रहे हैं या बंद हो जा रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता क्या है, जब भी एमएसएमई कोई आप नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई नया इनोवेशन करते हैं, जैसे अभी आपने एक बयान सुना होगा, गोयल साहब का बयान आया, जो पीयूष गोयल है, वाणिज्य मंत्री, उनका बयान आया कि जोमेटो और स्विगी जैसे ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे मजदूर पैदा कर रहे हैं, कोई नया इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, वो इनोवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनोवेशन करने के लिए आप मदद नहीं कर रहे हैं उन लोगों को। जो एमएसएमई में नए नए इनोवेशन ला रहे हैं, आप उनको मदद कहाँ कर रहे हैं? जैसे ही कोई अपना कोई नया इनोवेशन ढूंढ के लाता है, वो आप सरकार के पास आता है, तो सरकार उसको इतने चैनल बता देती है कि वो उन चैनलों में फंस के रह जाता है। वो प्रोजेक्ट उसका क्लियर ही नहीं हो पाता। अब मैं बताऊं छोटा सा एग्जांपल, अगर कोई नया प्रोजेक्ट लगाता है, तो उसके जरूरत होती है फंड की और लैंड्स की। दो चीज होती है, जब तक जमीन नहीं होगी और पैसा नहीं होगा, तब तक आप कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगा पाएंगे। और ये दोनों चीजें कौन मुहैया कराएगा? ये कराएगी सरकार। सरकार कम ब्याज दरों पे लोन दिलवाए उसको,
और आसानी से लोन मिल जाए उसको। जब भी कोई प्रोजेक्ट लगाएँगे, आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और बैंक जाएँगे कि मुझे ये प्रोजेक्ट लगाना है और इसके लिए मुझे ये मेरी शीट है, ये मेरा प्रोग्राम है पूरा। पूरा प्रोग्राम बना के आप ले जाएँगे जब बैंक के पास, तो बैंक आपको इतने सारे रूल्स बता देगी कि आपको लोन मिलेगा ही नहीं वो। छोटे-छोटे कितने एंटरप्रेन्योर हैं जो बीच में दब के रह जा रहे हैं। नए-नए इनोवेशन है जो उठ नहीं पा रहे हैं हमारे देश के। क्यों? क्योंकि वो व्यापार बढ़ाएँगे और वो लोगों को रोजगार देंगे। हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो होगी। लेकिन क्या हो रहा है, वो लोन उनको मिल नहीं पा रहा है। अभी हाल ही में बताऊँ अपने यहाँ का, हमारे जिले में रोजगार मेला लगा, मतलब सॉरी रोजगार लोन लोन मेला लगा। उस लोन मेले में 2200 रिक्वायरमेंट आई लोन के लिए और 2200 में पास कितनी होती हैं? 124 मात्र। सोचिए 2200 आई, 124 पास हुई। 10% भी पास नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनकी शर्तें हैं बहुत सारी। वो कहते हैं कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको जीएसटी पहले से फाइल कर रहे हो, आपका इतने साल का रिटर्न होना चाहिए। अरे भाई, एक चीज़ बताइए मुझे, कोई व्यक्ति नया आया है व्यापार करने, नया बिज़नेस शुरू कर रहा है, वो कहाँ से जीएसटी लाएगा? वो कहाँ से इनकम प्रूफ लाएगा? वो तो शुरुआत कर रहा है ना। उसका प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट समझिए उसके। अगर आपको लगता है कि उसके प्रोजेक्ट में जाना है, उसको फंडिंग करिए। लेकिन हमारे क्या होता है, हम माँगते हैं जीएसटी रिटर्न। हम रिटर्न माँगते हैं, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। अरे भाई! अगर इतना सब कुछ है तो वो आपके पास नहीं आएगा, वो प्राइवेट बैंक कोई भी लोन दे देगी उसको। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे पास ये सारी रिकॉर्ड ना होने की वजह से हम लोग उसको लोन नहीं कर पा रहे हैं। जब तक सरकार एमएसएमई को सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर बनी रहेगी। देखिए, हम खुद इतने बड़े उपभोक्ता हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमें ही है। हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं, सबसे ज़्यादा उपभोक्ता तो हम ही हैं सबसे बड़े। पूरा विश्व हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, हमारे यहाँ से पैसा कमा रहा है और हम दूसरे देश भाग रहे हैं। अपने देश को इतना डेवलप करिए कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और जो एक्सपोर्ट करें, वो इन जैसे देशों के दबाव में ना करें। बहुत सारे देश हैं, यूरोप है, एशियन कंट्री है, बहुत सारे हैं। अमेरिका को छोड़ दो तो बहुत सारे ऐसे देश हैं। और देखिए मैं बता दूं आपको, ये अमेरिका का सिस्टम बहुत दिन चलने वाला नहीं है। आप क्या समझते हैं? देखिए भारत से, जैसे बहुत सारे लोग हमारे इस समय भारत की कूटनीति फेल बता रहे हैं कि भारत पे उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया है और भारत के दोस्त थे मोदी जी। ठीक है, समझ में आता है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसने नहीं मानी बात भारत की। लेकिन जिसको गोद में लेके घूम रहे हैं वो, जिसकी वाहवाही कर रहे हैं कि उससे तेल भारत को दिलवाएंगे, किसकी बात कर रहा हूँ? उसी पिल्ले की बात कर रहा हूँ जो जो उसको गोदी में लेके घूम रहे हैं, वो पाकिस्तान। पाकिस्तान पे कितना टैरिफ लगाया है? 19%। तो उसी से कौन सी दोस्ती है भाई? ऐसी दोस्ती से दुश्मनी अच्छी है। ऐसी दोस्ती से 19% वाली दोस्ती से 25% वाली दुश्मनी अच्छी है। मैं तो चाहता हूं कि नहीं रहे बिल्कुल, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी देखिए, कोविड के दौरान जब हमें मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी, हमें नेबुलाइजर, हमें सैनिटाइजर, हमें मास्क की जरूरत पड़ी, हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, तो अभी तक ये चीजें हम जो चाइना से मंगाते थे या और देशों से मंगाते थे, वो हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू करी। जब तक हमें बाहर से सपोर्ट बंद नहीं होगा, तब तक हमारी डिपेंडेंसी जो है दूसरे देशों पर रहेगी। तब तक हम कोई नया इनोवेशन नहीं कर पाएंगे, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। आज हम वेंटिलेटर बना रहे हैं, आज हम सैनिटाइजर बना रहे हैं, आज हम मास्क बना रहे हैं, आज हम सारे इक्विपमेंट बना रहे हैं। जितनी भी मेडिकल इक्विपमेंट जरूरत है वो हम बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें कोविड में हमने देख लिया, कोविड में चाइना ने सपोर्ट नहीं किया तो हमने देख लिया, हमने खुद बनाया। यही यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं। अगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट देखिए, मैं मानता हूं गवर्नमेंट कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट निचले स्तर पर नहीं देख पा रही है कि कहाँ एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा प्लान का, कहाँ बैंकिंग हमें सपोर्ट नहीं कर पा रही, कहाँ हमारे फाइनेंशियल प्रोजेक्ट हमारे कम रह जा रहा है। देखिए, इनके मंत्री जी बयान अच्छा खासा देते हैं, लेकिन मंत्री जी ये नहीं देखते कि बैंक के जो नए एंटरप्रेन्योर हैं या जो नए एमएसएमई जो नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, उनको फंडिंग क्यों नहीं हो रही है, उनको लोन क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों दो दो चार चार हजार पांच पांच हजार फाइलें आती हैं रिक्वेस्ट की लोन के लिए और उसमें से मात्र 100 या 150 होते हैं। अब सोचिए, जब 2000 5000 फाइलें आ रही हैं, उसमें 100 हो रहे हैं, तो उन 100 में से कितने डेवलप होंगे, कितने एग्जीक्यूट होंगे सही से? यही वजह है कि हमारा एमएसएमई नहीं बढ़ पा रहा है। जबकि अगर हमारा एमएसएमई अच्छे से काम करेगा तो हमारे जीडीपी में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा इसका और हमारी डिपेंडेंसी जो है इन पे कम होगी, क्योंकि हमें स्पेशलाइज में चाइना से सीखने की जरूरत है कि चाइना किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किस तरीके से उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। इनकी बात करें, इनकी डूबती हुई इकोनॉमी है,
ये जो कितना भी ढिंडोरा पीट लो, इनकी कहानी और 10-15 साल तक की है। इसके बाद अमेरिका का वर्चस्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अमेरिका को कोई पूछने वाला नहीं है। आप सोचेंगे मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ? अभी मैं इसका डाटा बताऊंगा आपको एक-एक करके, तब आप कहेंगे कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए एमएसएमई को गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक उसको फंडिंग नहीं होगी, जब तक उसको लैंड एक्विजिशन नहीं होगा, तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होंगी, तब तक वो प्रोजेक्ट नहीं तैयार होगा। और दूसरी बड़ी बात, आप देखेंगे कि विश्व में जितनी बड़ी-बड़ी कंपनी है, उसमें अच्छे-अच्छे पदों पे जो लोग बैठे हैं, जो उनको चला रहे हैं, वो भारतीय हैं। तो जो हमारे पास अच्छे ब्रेन्स हैं, उनको क्यों हम विदेश जाने दे रहे हैं? क्यों उनको हम यहीं डेवलप नहीं कर रहे हैं? क्यों हम उनको यहाँ जॉब नहीं दे रहे? क्यों उनके प्रोजेक्ट हम यहाँ नहीं लगाने दे रहे? आप चाहें फेसबुक की बात करें या और कितने सारे वो प्रोजेक्ट हैं ऐसी बात करें, जैसे अभी एप्पल में हमारे मुरादाबाद से उत्तर प्रदेश के जो मुरादाबाद है उसमें से गए हैं, एप्पल के सीईओ बने हैं वो, सबीर खान। भाई क्यों गए हैं वो यहाँ से? यहाँ भारत में क्यों जॉब नहीं है उनके लिए? या और कितने लोग हैं ऐसे जिनके लिए भारत में जॉब नहीं है? भाई ऐसे लोगों को भारत में अगर जॉब मिले, सुंदर पिचाई है, क्यों वो विदेश में जॉब कर रहा है? उसको यहाँ क्यों नहीं मिल रहा प्रोजेक्ट? यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो अच्छे ब्रेन है उनको उनकी सही कीमत नहीं मिलती। इसीलिए वो अमेरिका जाते हैं, इसीलिए वो और देश जाते हैं। अगर उनको यहीं पे उनका अच्छा प्राइस मिलने लगे, तो वो क्यों देश हित में काम नहीं करेंगे? क्या आपने सुना है कि अमेरिका का कोई ऐसा ऐसा ब्रेन अमेरिका का जो भारत में आके काम कर रहा हो भारत की कंपनी के लिए, या चाइना का कोई आके भारत में काम कर रहा हो, या यूके का काम कर रहा हो, या रसिया का काम कर रहा हो? क्यों हमारे देश के ही अच्छे ब्रेन्स वहां जाके काम करते हैं? कहीं ना कहीं इसमें हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट में इसमें कमी है कि हमारे ही अच्छे लोग वहां जाके उनके देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, उनकी कंपनी को स्टेब्लिश कर रहे हैं, उनकी कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। वो हमारे ही तो लोग हैं। इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है गवर्नमेंट को कि ये लोग जो हैं, जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से बढ़ रहे हैं, वो यहीं पे काम करें। ऐसा कोई प्रोजेक्ट चलाया जाए कि ऐसे से लोगों को ढूंढ ढूंढ के जॉब दिलवाई जाए, कि ऐसे लोगों का माइंड यूज किया जाए, ऐसे लोगों का ब्रेन यूज किया जाए। क्यों यूज नहीं करते हम ऐसे लोग? क्यों वो लोग विदेश जाके जॉब करते हैं? ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए। अगर इन दो चीजों पे हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान दे लिया, पहला एमएसएमई और दूसरा जो ब्रेन है, ये प्रिंस वाले जो ब्रेन है, अगर इस पे हमने ध्यान दे लिया, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हमें अमेरिका पे डिपेंडेंसी अपनी खत्म हो जाएगी और ऐसे देश हम पे डिपेंडेंसी रहेंगे। देखिए अमेरिका से हमारी लड़ाई आज की नहीं है, ये तो आगे भी रहेगी। वो बार बार धमकाएगा, और वो इतना खुल के धमका रहा है, वो चाइना क्यों नहीं धमका रहा? भारत को इतना खुल के धमका देता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार शायद सरकार ने स्टेप लिया है एक कदम आगे बढ़ के, और अमेरिका की धमकी को एक तरफ से बिल्कुल खत्म कर दिया है, हटा दिया है। देखिए लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने भारत की इकोनॉमी को क्या बोला? डेड इकोनॉमी। अब मैं आपको डाटा बताऊंगा कि डेड इकोनॉमी कौन है, और ये आप सुनिश्चित करना कि भारत डेड इकोनॉमी है या वो डेड इकोनॉमी है। देखिए इन्होंने क्या बयान दिया था कि अब नहीं लेगा, ठीक है। अब मैं आपको अपने मार्केट का 5 साल का डाटा बताऊंगा। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, तो 5 साल में 121% रिटर्न दिया है, ठीक है। और यहीं हम इनके डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स 64%। ये है 5 ईयर डाटा पिछले 5 साल में, ऑलमोस्ट हाफ है। ये अमेरिका का इंडेक्स है, ये भारत का इंडेक्स है निफ्टी 50। निफ्टी 50 ने 5 साल में 121% का रिटर्न दिया है, और डाउ जोन्स ने कितना दिया है? 64% का। मतलब हमारा आधा, सोचिए हमारा आधा रिटर्न दिया है, और वो कहता है कि हमारी डेड इकोनॉमी है। तो आप बताइए डेड इकोनॉमी कौन सी है, जो 121% का डाटा मतलब रिटर्न दे रही है, या जो 64% रिटर्न दे रही है? तो ये तो होगा इंडेक्स की बात। देखिए कहने से कुछ नहीं होता, कोई देश को कुछ भी कह दे, लेकिन रियल चीज जो है वो डाटा बताती है कि कौन से डाटा के अनुसार हमें पता चलेगा कि हम एनालाइज करेंगे कि भारत डेड इकोनॉमी है या भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये डाटा बोलेगा, इनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। अब बात करें, देखिए मैं जीडीपी की बात करूं, जीडीपी ग्रोइंग, तो भारत, अमेरिका,
2020 की बात करें, जिस साल कोविड आया, भारत का मार्केट भारत का मार्केट करीबन 5.6% टूटा। अमेरिका का मार्केट 3.65% टूटा। ठीक है, भारत का मार्केट ज्यादा टूटा। ठीक है, क्योंकि उनका थोड़ा सा स्टेबल मार्केट है। लेकिन अब देखिए यहीं से खेल शुरू होता है सारा। 2021 की बात करें हम, 2021 जब मार्केट ने बाउंस बैक करना शुरू किया, प्लस प्लस 6.1%। 2021 में भारत का मार्केट कितना बढ़ा? 9.81%, मतलब लगभग 10% के करीब। और अमेरिका का मार्केट 6.1%। फर्क यहीं पर चल गया। ठीक है, अब आ जाओ 2022 में। अब ये देखिए 2022 में 7.6% की जीडीपी ग्रोथ रही भारत की, इनकी 2.5% जीडीपी ग्रोथ। सॉरी, मैं मार्केट कह देता जीडीपी ग्रोथ, ये माइनस में थी, यहाँ पे प्लस में आनी शुरू हो गई। 2023 की बात करें हम लोग, 2023 में इनकी भारत की है 9.2% और इनकी है 2.9%। 2024 की बात करें, उसके बाद 2025, 2024 में 6.5% और इसमें एक्सपेक्टेड है 3.6 से 2.8%। और यहाँ पर है एक्सपेक्टेड 1.4 से 1.9%। अब आप देखिए यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ये जीडीपी ग्रोथ रेट है ईयर वाइज, जीडीपी ग्रोथ रेट। और ये डाटा कोई हमारे यहाँ का डाटा नहीं है, ये आईएमएफ द्वारा जारी किया गया डाटा है। ठीक है, आईएमएफ द्वारा। अब आईएमएफ कहां से मॉनिटर होता है? अमेरिका से। ठीक है, आईएमएफ का डाटा है। आईएमएफ ने बताया कि 2020 में जब कोविड आया तो भारतीय जीडीपी माइनस में चली गई 5.6%, इनकी 3.5%। लेकिन उसके बाद जब बाउंस बैक हुआ तो 2021 में भारतीय मार्केट ने कितना जीडीपी ग्रोथ कितनी है? 9.8%, अमेरिका की 6.1%। 2022 में भारत की 7.6%, अमेरिका की 2.5%। 2023 में भारत की 9.2%, अमेरिका की 2.9%। 2024 में भारत की 6.5%, अमेरिका की 2.5%। 2025 में 6.3% से 7% तक एक्सपेक्टेड है, भी चल रहा है, क्योंकि इनकी 1.4 से 1.9%, मतलब तिहाई हमारी इनसे 3 गुना है। जीडीपी ग्रोथ जो है हमारी इनसे 3 गुना है। आप समझिए कितना ह्यूज डिफरेंस है इन चीजों में, कितना बड़ा डिफरेंस है। और वो इसको बताते हैं वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और इसको बताते हैं वो डेड इकोनॉमी। तो ये आप डिसाइड करें कि कौन सी डेड इकोनॉमी है। भाई आंकड़े बता रहे हैं इसमें, ये कोई मेरा आंकड़ा या भारत सरकार का अलग से कोई दिया हुआ आंकड़ा तो नहीं है। ये तो बहुत सारी मॉनिटरिंग एजेंसी आंकड़ा करती है, सुपरविजन इस पे। ठीक है, उसके बाद ही आंकड़ा आता है। तो इसमें तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि सरकार ने आंकड़ा कोई छेड़छाड़ कर दिया आंकड़े से। ये आंकड़ा तो बहुत सारी मॉनिटरिंग एजेंसी है, मूडीज हैं, बहुत सारी हैं, आईएमएफ है, जो डाटा देती हैं, उनके डाटा के अकॉर्डिंग है। सिर्फ 2021 में जब वो खत्म हुआ तब इनका 6.1% है, जब से 2.5% से ऊपर बढ़ नहीं पा रहा है। ऑलमोस्ट शुरू से ही हमारे आधे एक तिहाई पे चल रहे हैं। ये वो देश है जो हमारे एक तिहाई पे चल रहा है जिसकी जीडीपी ग्रोथ, और वो भारत को डेड इकोनॉमी बोल रहा है। वो भारत को डेड इकोनॉमी बोल रहा है, तो आप लगाइए अंदाजा कि उसकी खिसियाट किस चीज की है। उसकी खिसियाट इस बात की है क्योंकि भारत को कोई देश बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। तो आप डिसाइड करिए इन चीजों में कि कौन से देश की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और कौन से देश की डेड इकोनॉमी है। ये सारी उनकी सिर्फ चिड़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
इसके अलावा उनकी खिसियाहट है सिर्फ, क्योंकि भारत उनकी सुन नहीं रहा। असल बात जो है, मैंने आपको बताया कि वो चुनाव से पहले वादा कर चुके थे कि वो सरकार में आने के बाद रूस यूक्रेन का युद्ध 6 महीने के अंदर बंद करा देंगे, लेकिन 1 साल होने को है, अभी तक उनसे वो युद्ध बंद नहीं हुआ। तो उन्होंने चाहा कि वो भारत का श्रेय ले लें, भारत-पाकिस्तान युद्ध का, उन्हें वो भी नहीं मिला। यही उनकी खिसियाहट है सिर्फ। और देखिए एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, 2025 में जो इनका आईएमएफ है, उनने जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत को दिखाया है, उन्होंने बताया कि 4.9 ट्रिलियन की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी भारत। ये डाटा दिया है। उन्होंने कहा 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी में भारत का नंबर है। कभी हम लोग 10 में आए ही नहीं करते थे, सोचो। आज हम शुरू में 3 या 4 में पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए मैं बताऊं, स्टॉक मार्केट की बात करें अगर हम लोग, तो इंडियन इक्विटी की मार्केट बात करते हैं हम लोग। अगर इंडियन इक्विटी की मार्केट की बात करें हम लोग, स्टॉक मार्केट, स्टॉक स्टॉक मार्केट, देखिए स्टॉक मार्केट में हम लोग हमेशा 4th नंबर पे आते हैं। फर्स्ट पे आता है यूएसए, सेकंड पे आता है चाइना, थर्ड पे आता है जापान, और 4th पे आता है हांगकांग, और इसके साथ इंडिया। इन दो देशों में ऊपर नीचे बदलाव चलता रहता है, कभी हांगकांग ऊपर, कभी इंडिया ऊपर। मतलब ये मान चले कि हम 4th पे हैं। ठीक है, तो जब हम पूरे विश्व में स्टॉक मार्केट पे 4th नंबर पे है हमारी मार्केटिंग, तो हम डेड इकोनॉमी कैसे हो सकते हैं? 176 देशों वाला ये विश्व है जिसमें हम 4th नंबर पे आते हैं, और वो इस देश को डेड इकोनॉमी बता रहा है। आप अंदाजा लगाइए, उसका माइंडसेट सोचिए कितना है, क्या है उसका। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, देखिए ये तो वो हो गया। इसके अलावा मैं एक डाटा और शेयर करता हूं आपसे, क्योंकि स्टॉक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैं इंडेक्स की बात करता हूं आपसे। इंडिया वर्ल्ड डेवलप मार्केट, इमर्जिंग मार्केट। अब ये आप देखेंगे इसका 3 मंथ का डाटा, 3 मंथ और 5 ईयर। 5 ईयर में जो इंडेक्स रिटर्न है, ये मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स रिटर्न की। ठीक है, 5 ईयर में जो इंडिया का इंडेक्स रिटर्न है वो है 16%, और वर्ल्ड का है 2%, डेवलपिंग मार्केट का है 2%, इमर्जिंग मार्केट मतलब मिला जुला के सब 5%। अब आप देखिए इसमें हाईएस्ट कौन सा है? इंडिया है। 3 महीने में जो इंडेक्स का रिटर्न है वो भारतीय मार्केट का 16% है, और ये डेवलपिंग कंट्री है, पूरे वर्ल्ड है, इमर्जिंग मार्केट है, सबका 5% मैक्सिमम है, इससे ऊपर किसी का है ही नहीं। अब ये हम 5, अगर हम 5%, 5 साल में आ जाएं, 12, 12, 4, अगर 5 साल में इंडेक्स रिटर्न आप देखेंगे तो भारत का कितना है? 18%, वर्ल्ड का कितना है? 12%, डेवलप्ड मार्केट का कितना है? 12%, इमर्जिंग मार्केट का कितना है? 4% मात्र। अब बात बताइए भाई साहब, ये डेड इकोनॉमी नहीं है, ये 18% वाला, ये 16% वाला, ये इनके कंपैरिजन में डेड इकोनॉमी कैसे हो सकता है? मुझे कोई बता सकता है कि क्या जिसका रिटर्न 18% आ रहा हो, 16% आ रहा हो, वो डेड इकोनॉमी हो सकता है? और जिन देशों का 2% आ रहा है, 5%, 10%, 16% तक आ रहा है, मतलब 18% से कम आ रहा है, वो डेवलपिंग कंट्री की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो सकती है? कहीं से ये बात सुटेबल है? कहीं से ये बात, कहीं बिल्कुल लॉजिकली आपको ये बात सही लगती है?
इससे पता चलता है कि वो देश की सिर्फ खिसियाट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये कहीं से भी ये आंकड़े जो हैं ये सबूत पेश नहीं कर रहे कि भारत डेड इकोनॉमी है। तो देखिए ये सारी चीजें हैं इसमें। और देखिए मैं आपको और डाटा बताऊंगा इसके अलावा भी। देखिए एक्चुअली क्या है ना, दिक्कत क्या है, लोगों को दिक्कत ये है कि भारत की इकोनॉमी बढ़ कैसे रही है। इन चीजों से दिक्कत है अभी तक सिर्फ। अगर यूएस की बात करें हम, यूएस की बात करें तो लगभग हर अमेरिकन पर 1,08,000 यूएस डॉलर का कर्ज है, डेब्ट है। पूरे अमेरिका पे 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। आप समझिए कि इस कर्ज का ब्याज चुकाने में उनकी 1% जो वो खर्च कर रहे हैं, जो वो खर्च करना है उसका 1% खत्म हो जा रहा है पूरा पूरा। तो वो कहां से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गई। और तो और उन्होंने बताया है कि डेब्ट हर दिन, उनका जो कर्जा है, उनका कर्जा है वो हर दिन 6.3% की रफ्तार से बढ़ रहा है। आप समझिए कहां जाकर रुकेगा। बहुत सारी चीजें इनकी ऐसी हैं जो ये नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें इनको ध्यान देने की जरूरत है कि वो कहां से भी भारत से पीछे रह रहे हैं। अब उनकी चिढ़ क्या है, क्योंकि भारत जो है, भारत अपने कर्जे को, अपने खर्च को निरंतर कम करने में लगा हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि हम लोग कैसे, जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम कैसे देखते हैं। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अर्निंग, हम देखते हैं अर्निंग क्या हुई। सॉरी चल नहीं रहा, चलो मैं ऐसे बताता हूँ आपको। एक्चुअली मार्कर आज मेरा खराब हो गया है, तो आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा सही से, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। एक्चुअली क्या है, हम जब भी किसी देश की ग्रोथ रेट देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं कि उसकी इनकम क्या है। मान लीजिए हमारे देश की इनकम जो है वो 1,00,000 रुपए है, और उसको खर्च कर, हमारे देश का खर्चा कितना है उस पर, हमारे देश का खर्चा है मान लीजिए 2,00,000 रुपए, तो हमारा डेप्थ हो गया 50% हो गया, 50% हो गया। अब इसमें निरंतर हम बढ़ोतरी कर रहे हैं या ये घट रहा है, इस पे ग्रोथ पता चलती है। कहते हैं फिजिकल डेफिशिएट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा जो बजट है मैंने आपको बताया था, सिखाया था कि फिजिकल डेफिशिएट कैसे निकालते हैं। और मैंने उसको बताया था कि अगर आपके देश का फिजिकल डेफिशिएट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका देश डी ग्रोथ हो रहा है। और आपका फिजिकल डेफिशिएट कम हो रहा है तो आपका देश ग्रोथ कर रहा है, ग्रोइंग कर रहा है। और अमेरिका का जो फिजिकल डेफिशिएट है वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। जितनी उसकी इकोनॉमी है उतना ही उसका फिजिकल डेफिशिएट है। तो अब मुझे बताइए कि जिसकी फिजिकल डेफिशिएट दिन बर दिन बढ़ रहा है वो कैसे ग्रो कर सकता है। यही उसकी बौखलाहट है और यही उसकी खिसियाटपन है। और भारत का क्या है, भारत का फिजिकल डेफिशिएट दिन बर दिन कम हो रहा है। भारत सरकार की देखिए पूरी कोशिश है कैसे करके फिजिकल डेफिशिएट कम करे अपना। देखिए भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं तो आपकी टांग खींचने वाले लोग बहुत होते हैं, आपको रोकने वाले लोग बहुत होते हैं। और ये वही देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो। अभी हालांकि भारत को बहुत काम करने की जरूरत है, अभी हम लोग बहुत साल उनसे पीछे हैं, लेकिन वो देश ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम उनके बराबर नहीं आए हैं। देखिए आप सोचे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि हम अमेरिका के बराबर हैं या हम चाइना के बराबर हैं, हम जापान के बराबर। अभी हम उनसे बहुत पीछे हैं, ये सच्चाई है, इसको हमें मानना पड़ेगा। अभी हमें करने के लिए हमारे देश में बहुत काम है, लेकिन हम जिस स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं हम उनको रिकवर, उनको टेक ऑफ कर जाएंगे, उनको हम पीछे छोड़ जाएंगे एक दिन। लेकिन हमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट को एमएसएमई पे ध्यान देने की जरूरत है कि एमएसएमई पे कैसे काम करा जाए। एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत बना रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं एमएसएमई के लिए, बहुत सारे की फंडिंग हो रही है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है, वो एग्जीक्यूट कितने हो रहे हैं, इसको ध्यान देने की जरूरत है। गवर्नमेंट को ये पूछनी जरूरत है
कि कितने एमएसएमई के लिए हमारे पास कितने नए एंटरप्रेन्योर हमारे पास आए, कितनों ने हमें हमारे पास आवेदन किया, उसमें से हमने कितने पास किए, कितने लोगों को हमने फंडिंग करी। इस ट्रैक रिकॉर्ड को, इस रेशियो को, जो हम टारगेट को हम लोग एनालाइज करेंगे, इसका डाटा हम इंक्रीज करेंगे, तो मुझे लगता है निरंतर हम लोगों का विकास होगा, देश हमारा डेवलप होगा और हमारा देश इन चीजों पर डिपेंडेंसी हमारी इन देशों पर कम हो जाएगी। जब तक हमारी डिपेंडेंसी अपने देश पे नहीं होगी, निर्भरता पूरी मेक इन इंडिया पे 100% निर्भरता हमारी नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है इन जैसे देश हमें धमकी देते रहेंगे। शायद मुझे लगता है इस बार अमेरिका को माकूल जवाब मिला होगा, अमेरिका को पूरी तरीके से लग गया होगा कि अब भारत उससे झुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत के साथ भी बहुत सारे देश हैं, भारत अकेला नहीं है। यूरोप ने भी उनका विरोध करना शुरू कर दिया है, बहुत सारी कंट्री हैं जिन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। यूरोप जैसे देश इनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन पे भी बहुत सारा टैरिफ लगाया है। मैंने कहा ना कि ऐसी दोस्ती से दुश्मनी अच्छी है। जब वो दोस्त पर 19% लगा रहा है तो हमें 25% में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, बहुत अच्छी बात, हमारे देश में 25% लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे नुकसान उनका भी होगा। मैंने बताया ना कि इससे उनको जो इनकम होगी वो 1.6 बिलियन की होगी, लेकिन उनका फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, उनकी जो नेट प्रॉफिट है वो कम होगा, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट वो लेंगे वो वहां के लोग लेंगे ना, उनको महंगा पड़ेगा। हमें तो महंगा नहीं पड़ेगा ना, हमारे पास से कम खपत होगी, लेकिन जाएगा तो हमारा, उनके पास उनके लोगों को महंगा लेना पड़ेगा, उनकी ज्यादा पैसा खर्च होगा, उनको ज्यादा इकोनॉमी में उनको नुकसान होगा। तो ये दिक्कतें उनके साथ आने वाली है। और उनके बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने, बहुत सारे लोगों ने उनके ये उनको कहा है कि अब अमेरिका डूबता हुआ जहाज है, अमेरिका एक तरीके से ट्रैकिंग बम है जो कब फट जाए पता नहीं। ये वहीं के लोग कह रहे हैं, ये हम लोग नहीं कह रहे, ये हमारा डाटा नहीं है, ये वहीं के लोगों का डाटा है, क्योंकि दिन ब दिन वहां का कर्ज बढ़ता जा रहा है और जो वहां की नीतियां हैं, जो वहां के इस समय एग्जीक्यूशन प्लान चल रहे हैं उनके, वो इस तरफ चल रहे हैं कि अमेरिका को बर्बाद करके मानेंगे। और मुझे लगता है शायद डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल होगा सबसे बुरा कार्यकाल होगा, सबसे काला कार्यकाल होगा, कि वो अपने देश की इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद, बिल्कुल ध्वस्त करके चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सब देशों से उसने बिगाड़ ली है, ऐसा कोई देश नहीं जिस पर उसने टैरिफ नहीं लगाया है। कोई एक देश से तो अच्छे संबंध होते, किसी देश से अच्छे संबंध नहीं है, किसी देश को नहीं छोड़ा है उसने। तो समझिए क्यों, क्योंकि उसकी तानाशाही है, जबरदस्ती है उसकी, और इस जबरदस्ती से भारत अब उब चुका है। भारत इसके तानाशाही में अब नहीं आने वाला। अब भारत ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया है, उस पर एग्जीक्यूशन कर रहा है, उसको तैयार कर रहा है। भारत के जो वाणिज्य का मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि हम नए इनोवेशन में ध्यान देंगे और भारतीय मार्केट के लिए जो भी हमसे बन सकेगा, जो भी हम कर सकेंगे वो हम करेंगे, जो भी हमें प्लान करवाना है नीचे वो हम करवाएंगे, जो भी हमें सपोर्ट अपने एमएसएमई को करना है वो हम करेंगे, अपने जो हमारे एंटरप्रेन्योर है उनके लिए काम करेंगे। अच्छी बात है उन्होंने कहा है, देखिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा वो इस पे एक कदम नीचे जाके और ध्यान दें। वो अपने लेवल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, पूरे प्लान बना रहे हैं, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नीचे नहीं हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर उन्होंने जिस दिन ये देख लिया कि नीचे प्लान कितना एग्जीक्यूशन हो रहा है, ऊपर से हम लोग 100% प्लानिंग करके चल रहे हैं, नीचे आते आते वो 5% 10% हो रहा है, तो वो प्लान फेल हो रहा है हमारा। अगर वो प्लान हमारा 30% 50% से ऊपर निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि हम दिन ब दिन डेवलप कर रहे हैं, हमारे प्लान सक्सेसफुल हो रहे हैं। अभी तक क्या है, हमारा जो प्लान 100% चलता है, वहां से नीचे आता है 10% रहता है, 5% रहता है। आप समझिए ना कि 2000 में से 100 लोगों को फंडिंग हो जाना, मात्र, मतलब 5% हुआ, नहीं हुआ, 10% भी नहीं हो पा रहा। तो सोचिए अगर 5% पे हम काम कर रहे हैं तो हम लोग कैसे डेवलप हो पाएंगे, हम कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे? हमारी तो डिपेंडेंसी हमेशा बनी रहेगी अमेरिका पे, और फिर वो हमें ऐसे ही लताड़ता रहेगा हमें जिंदगी भर। तो अगर हमें इन चीजों से बाइकआउट करना है, इन चीजों को बिल्कुल हटा देना अपनी अपने जीवन से, तो हमें क्या होगा, वो प्लान को एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा जमीनी स्तर पर। और जब हम जमीनी स्तर पर इस प्लान को एग्जीक्यूशन करेंगे तो मुझे लगता है भारत डेवलप कंट्री में सबसे आगे खड़ा होगा। भाई चाइना क्यों आगे है? क्योंकि चाइना अपने जो ब्रेन है उनको वही यूज करता है। चाइना जो है अपने एमएसएमई को सपोर्ट करता है, उनको फंडिंग करता है, उनको पैसा देता है, उनके प्लान देखता है, चेक करता है। और आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पे है, नंबर 1 पे है चाइना। क्यों है? वो इसी वजह से है। तो हमें भी इस पे ध्यान देना है, हमें भी अपनी एमएसएमई को बढ़ाना है, अपने जो प्रिंस ब्रेन है उनको बढ़ाना है। ठीक है, इसको सपोर्ट करना है। मुझे लगता है शायद अगर ऐसा हम करेंगे तो अमेरिका की जो गीदड़ भक्ति है उससे हम लोग हमेशा बचे रहेंगे, और भविष्य में कभी भी इस तरह के देश हमको धमका नहीं पाएंगे, कभी भी इस तरह के देश हम पे दबाव नहीं बना पाएंगे। तो मुझे लगता है शायद जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था वो आप तक पहुंची होगी, और इस डाटा के अनुसार आपको लग भी गया होगा कि कौन डेड इकोनॉमी है और कौन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है।
सारे पैरामीटर, सारे रिसर्च एनालाइजर जितने भी हैं, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, कोई सी भी हो, किसी ने भी भारत को डेड इकोनॉमी नहीं बोला सिवाय एक व्यक्ति के, जिसको अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, जिसको इकोनॉमी का कोई ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति भारत को आके डेड इकोनॉमी बोल देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह सिर्फ और सिर्फ उसकी भड़ास है, क्योंकि उसके मन मुताबिक हमारे देश से बयान नहीं आए, हमारे देश ने उसकी नहीं सुनी, सिर्फ यही वजह है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे कि कौन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और कौन डेड इकोनॉमी है। तो भारत जो है वो उभरती हुई शक्ति है, और भारत के साथ हमें मिलकर चलना है, भारत के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा करना है, तभी हमारा देश जो है डेवलप कंट्री में आएगा। तो मुझे लगता है शायद जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको पहुंची होगी, और आप तक हमारी वीडियो ऐसे ही निरंतर पहुंचती रहेगी, इसी डाटा के साथ और इसी रिसर्च के साथ। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल्स पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।